नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी क्रैश कोर्स 69 में आप लोग का स्वागत है। द लाइसियम में आप सभी का स्वागत है। जैसे बताया गया द लाइसियम ऐप पर कि आप लोग को 7:30 टू 9 o'clock डेली बीपीएससी क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। उसी कड़ी में पिछले क्लासेज आपने पॉलिटी का किया होगा और आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आज हम बिहार की इकनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की इकनॉमी में देखेंगे कि क्या क्या होता है, बिहार की इकनॉमी में क्या क्या होता है, थोड़ा सा इकनॉमी के बारे में हम जानेंगे। रीजनल इकनॉमी चलती कैसी है, बिहार की इकनॉमी चलती कैसी है, बिहार के पैसे कहाँ से आते हैं, रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होते हैं, सरकार बिहार को चलाती कैसे है। उसके बाद इसकी इंडस्ट्रीज जो है, बिहार में आज भी इंडस्ट्रीज की जो कमी है उसकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, किस सेक्टर में हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ है यानी प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ है यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या हुआ है, टर्सरी सेक्टर में क्या हुआ है यानी सर्विस सेक्टर में क्या हुआ है। उसके साथ हम देखेंगे एक जो नया सेक्टर जो आजकल इकोनॉमी में जुड़ चुकी है जिसे क्वाटनरी और क्वानरी सेक्टर की बात करते हैं, उसमें डेवलपमेंट कहाँ हुआ है। तो आज हम जो देखेंगे उसमें एक ही क्लास में हम पूरे बिहार की इकोनॉमी को कर डालेंगे, यानी तोड़ फोड़ मचाने वाले हैं आज की क्लास में हम पूरे बिहार की इकोनॉमी में। और तोड़ फोड़ मचाने के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ तोड़ फोड़ मचाने आए, इस तोड़ फोड़ मचाने के वजह से आज के वीडियो में आने वाले जो 69 बीपीएससी जो सितंबर में होने वाले हैं एग्जाम, उसमें लगभग लगभग इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेगा, स्पेशली इकोनॉमी का। उसी तरह इस सीरीज में हम ज्योग्राफी को लेके आएंगे, हिस्ट्री को लेके आएंगे, पॉलिटी को लेके आएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते इस सीरीज को हम लेते चलेंगे जब तक हमारे जो 15 डेज तय हुआ है बिहार स्पेशल ख़त्म करने के लिए, 15 डेज से पहले हम बिहार स्पेशल को पूरा कर देंगे। तो चले हम आज का जो क्लास होगा हम एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। किससे? एग्रीकल्चर से, यानी बिहार में कृषि कहाँ कहाँ पे है। तो बिहार में अगर कृषि की हम बात करें तो इसमें देखें तो हमारा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तो रोहतास। बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यानी अगर हम इसकी बात करें लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी राइस ऑफ बॉल बिहार को कहा जाता है। अब बिहार को किस डिस्ट्रिक्ट को राइस ऑफ बॉल कहा जाता है, तो अगर हम इसकी बात बढ़े तो रोहतास को, किसको? रोहतास को राइस ऑफ बॉल कहा जाता है। यानी अगर हम मैप में देखें तो मैप में अगर चाहें तो मैप की अगर हम बात करें तो रोहतास कहाँ पे है, तो रोहतास यहाँ पे है। इसको हम रोहतास बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, राइस ऑफ ऑल यानी धान का कटोरा कहते हैं। उसके बाद कह रहा है मीडियम प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट, यानी जो धान वहाँ भी उत्पादन होता है लेकिन रोहतास जैसा नहीं होता है, मध्यम उत्पादक जिले जहाँ पे धान तो होता है। तो कौन कौन सा जिले है? बक्सर, पटना, भोजपुर और भभुआ। अगर इसको मैप में देखें तो देखिए सासाराम के जस्ट बगल में ये भभुआ है, उसके जस्ट ऊपर में बक्सर है, आरा है। इस सारे को अगर हम देखें ऐसे, अगर हम चले जाएं तो इसको इस सारे जगहों पे धान की खेती की जाती है बिहार में। ऐसे देखा जाए तो बिहार में सभी जगह धान की खेती होती है, लेकिन रोहतास इसमें सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है धान का और ये मध्यम उत्पादक होते हैं धान की। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें 3 टाइप्स ऑफ राइस ग्रोन इन बिहार, अगहनी, गर्मा एंड वदाई, ग्रोन इन द सीजन ऑफ द समर यानी सर्दी और गर्मी और मौसम में भी उगाए जाते हैं। कहाँ का? बिहार में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, जैसे अग्नि, गर्मा, भदई। क्रमशः गर्मी, शरद और सर्दी के मौसम में भी उगाए जाते हैं। यानी सिर्फ गर्मी की देखा जाए तो धान की फसल के लिए बारिश क्या चाहिए, 125 यानी 125 सेंटीग्रेड से अगर बारिश ज़्यादा होता है तो धान वहाँ पे धान की फसलें हो जाती है, यानी धान की फसलें गर्मी में उगाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के धान होती है जिसको सर्दी में भी, शरद में ही, मौसम में भी उगाए जाते हैं। अगला देखते हैं अगर तो सौवर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित सौवर श्री और सौवर सब 2 किस्म के हैं। उसके बाद हम बिहार में मखाना की बात करते हैं। मखाना कहाँ से होता है? मखाना की बात बोलते हैं तो बहुत बड़ा उत्पादक है बिहार। अगर देखा जाए तो बिहार इसको एक प्रमुख उत्पादक माने, यानी 85% बिहार में इसका उत्पादक होता है, यानी मिथिला क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध उत्पादक है। उसके बाद इसमें मिथिला और बिहार का प्रमुख उत्पादक जो भारत के कुल उत्पादन के 85% हिस्सा है, कहाँ पे है? तो ये मिथिले क्षेत्र में। यानी प्रमुख उत्पादन कौन है, तो मधुबनी, दरभंगा, यानी मधुबनी की बात कर रहे हैं हम, दरभंगा की बात करें, दरभंगा के बाद सीतामढ़ी, उसके बाद अगर हम आ जाए सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज एंड अररिया, इस सब में क्या होता है, मखाने की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।
अगर देखा जाए, अगर इसको मैप की बात करें तो मैप में अगर देखें तो कहाँ है मधुबनी, कहाँ है मधुबनी, मधुबनी यहाँ पे है, सुपौल यहाँ पे है, दरभंगा यहाँ पे है, सीतामढ़ी यहाँ पे है, और अररिया यहाँ पे है, और किशनगंज। अगर इस बेल्ट को अगर हम देखें तो इस बेल्ट में मखाने के उत्पादन की प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे 85% उत्पादन होता है। अच्छा, मखाना को जीआई टैग के रूप में भी मिला है, यानी मखाना को जीआई टैग के रूप में भी मिला है। उसके बाद देखा जाए तो केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा एक जिला के उत्पादक के तहत 6 जिले अररिया, दरभंगा और कटिहार और मधुबनी और सहारा और सुपौल को क्या है, जीआई टैग मिला है। उसके बाद अगला देखिए, बिहार में कृषि गन्ना गन्ना यानी मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार, बिहार की प्रमुख नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें का मतलब होता है कि अगर हम जाएँ फसल को बेचें और हमें पैसा एट ए टाइम मिल जाए। बिहार प्रोड्यूस 125 लाख एमटी टू 225 लाख एमटी बाई द 2022, यानी बिहार 2022 तक 125 लाख मीट्रिक टन और 250 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। उसके बाद हम देखें कि शुगर कैन होता कहाँ है, तो शुगर कैन देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स लीड्स इन द प्रोडक्शन, यानी उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग के उत्पादन में अग्रीण है। यानी जब भी देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिहार में गन्ना होता है। बिहार सबसे ज़्यादा गन्ने के उत्पादक वाला देश यूपी है। अगर यूपी के मैप में अगर हम जाके देखें तो जो पश्चिमी क्षेत्र की एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसी तरह प्रमुख उत्पादन की अगर बात बोले तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है। क्या प्रमुख उत्पादन की अगर हम बात बोले तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है। यानी गन्ने की प्रमुख उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण को मैप में देखा जाए तो मैप में अगर हम बात करें तो ये ईस्ट चंपारण और ये वेस्ट चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण नेपाल से सटा हुआ है और ये उत्तर पश्चिमी में पड़ता है। उसी तरह अगर यूपी की बात करें तो अगर यूपी में के पश्चिमी क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है, तो मोतिहारी और बेतिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट चंपारण, जिसको क्या बोलते हैं हम, ईस्ट चंपारण बोलते हैं और वेस्ट चंपारण बोलते हैं। अब हम गन्ने की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जूट की तो पश्चिम बंगाल, जूट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक, बिहार दूसरे स्थान पर। यानी जूट की सबसे ज़्यादा उत्पादक देश राज्य कौन है, तो पश्चिमी बंगाल है। दूसरा बिहार है, यानी दूसरे स्थान पर हमारा बिहार है। उसके बाद पूर्णिया, पूर्णिया सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो जलवायु की स्थिति से सबसे उपयुक्त है। यानी पूर्णिया जलवायु की स्थिति से सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, जूट के जगह में। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो पूर्णिया, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर इसको मैप में देखें तो पूर्णिया कहाँ है मैप में, तो मैप में जो मधुपेरा के बगल में ही पूर्णिया होगा, इसे पूर्णिया है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट की उत्पादन होती है। मक्का की हम बात करते हैं तो भारत में तीसरा बड़ा उत्पादक है। यानी अगर हम भारत में तीसरा बड़ा उत्पादक कौन सा है, बिहार। यानी बिहार की बात करें तो बिहार मक्का में भारत के तीसरे बड़े सबसे उत्पादक राज्य है। बिहार की 8% कृषि भूमि पर उगाए जाते हैं। यानी जितनी कृषि भूमि है उसके 8% कृषि भूमि पर मक्का की उत्पादन होती है। लीची की बात करें, बिहार में कृषि की बात हो रही है तो इसमें अगर हम लीची की बात करें, अभी के मौसम में हमारे यहाँ लीची बहुत सस्ती मिलती है। यानी बिहार में, जिसमें मुजफ्फरपुर इसका प्रसिद्ध, अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध शाही और चीन, तीन दो प्रमुख किस्म की लीची पाई जाती है। मधुपुरा में बिदाना किस्म का, और 2019 और 20 की बात करें तो 0.47 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ। कहाँ, यानी मधुपुरा की बात करें, मधुपुरा में अगर हम बात करें मधुपुरा की तो 2019-20 में 0.47 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ। किसका, लीची का उत्पादन हुआ। अभी तक आप लोग जान रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर तो फेमस है ही, प्रसिद्ध है ही है, लेकिन एक और डिस्ट्रिक्ट है मधुपेरा। मधुपेरा में भी मधुपेरा में भी लीची का उत्पादन होता है। यानी मैप में अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर यहाँ पे है। और मधेपुरा कहाँ होगा, मधेपुरा दरभंगा के जस्ट बाद में होगा, यानी यहाँ पे होगा। पूर्णिया और सुपौल के नीचे, सहरसा के बगल में और दरभंगा के बगल में होगा। यानी मुजफ्फरपुर से एक दो डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको मधुपेरा, वहाँ पे भी लीची का उत्पादन होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें मशरूम, तो मशरूम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन इन इंडिया, 10.82% शेयर इन टोटल प्रोडक्शन, यानी भारत में उत्पादन में प्रथम स्थान, कुल उत्पादन में 10.82% हिस्सेदारी है मशरूम। यानी मशरूम में देखा जाए तो प्रथम उत्पादन कौन है? बिहार है। बिहार प्रथम उत्पादन है मशरूम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मशरूम की सब्जी खाते हैं, मशरूम की रोटी भी खाते हैं, सुनने में आया है, मुझे तो पता नहीं है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मिलूंगा तो कभी पूछूंगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला अगर पॉइंट करें तो महाराष्ट्र और उड़ीसा अन्य उत्पादक करते हैं, यानी देखा जाए तो पहला उत्पादक कौन है? बिहार। बिहार के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद कौन आएगा? आपको उड़ीसा। उड़ीसा ये, यानी पहला स्थान किसका है मशरूम में? यानी बिहार। दूसरा, उसके बाद हम बनाना की बात करते हैं। केला, केला का नाम सुने होंगे। चिनिया केला एक है जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग हाजीपुर के नाम से भी जाना जाते हैं। किससे? हाजीपुर का। अगर आप पटना के पुल पर चढ़ेंगे सोन, वहाँ से आपको पटना के पुल के नीचे आपको बेचने वाले व्यापारी मिल जाएंगे केला, और जब उधर से आप गुजरेंगे तो लगभग केला खरीद के ही जाएंगे। चिनिया केला का मतलब होता है छोटा, इसका आकार छोटा होता है और मीठे बहुत होते हैं। साइज में ये 8 सेंटीमीटर ही इनका साइज होता है, यानी छोटे आकार का होता है और मीठे बहुत है, इसीलिए इसका नाम है चिनिया, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और इसको हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट को हाजीपुर भी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? हाजीपुर ही बोलते हैं। अगर इसको मैप की बात बोले तो ये कहाँ होगा? हाजीपुर। तो हाजीपुर देखिए पटना है, और पटना से जस्ट बगल में आपको वैशाली और हाजीपुर पड़ेगा। यानी पटना से अगर आप इधर जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे केले के व्यापारी को बेचते हुए देखेंगे, पटना से, या इधर से आते हैं पटना तब भी आप इसको हाजीपुर देखें। यानी मुजफ्फरपुर के जस्ट बगल में हाजीपुर है, और इस समस्तीपुर के जस्ट बगल में हाजीपुर है। तो यहाँ पे चिनिया केला पाई जाती है। अगला हम बात करें फिश, यानी फिश, तो मधुबनी सबसे बड़ा मछली का उत्पादक जिला है। क्या है? मधुबनी। यानी मधुबनी की हम बात करें तो सबसे बड़ा मछली का उत्पादक जिला है। दूसरा है कौन सा है? जहानाबाद, सबसे नीचे, यानी जहानाबाद में थोड़ा बहुत होता है। वैसे देखा जाए तो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में मछली का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक अगर देखा जाए तो मधुबनी है। कौन है? मधुबनी सबसे बड़ा उत्पादक है। मधुबनी कहाँ है? अगर मैप की हम बात करें तो अभी मैं आपको बताया था मधुबनी कहाँ होगा, तो मधुबनी यहाँ पे होगा। तो ये हमारा बिहार में कृषि का जो मेन टॉपिक था, जैसे में फिश कहाँ पे पाई जाती है, बनाना कहाँ होता है, मशरूम कहाँ होता है, लीची कहाँ होता है, जूट कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, किसको चावल का कटोरा कहा होता है, जीआई टैग किसको मिला है, ये सारे देख लिया। अब आगे की जो हमारी शुरुआत हुई तो बिहार में उद्योग, उद्योग की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज बिहार में बहुत कम है। इसके कुछ अपना रीजन है। जैसे में बिहार क्या है, आपदाओं से प्रभावित एक स्टेट है। यहाँ पे फ्लड हमेशा आ जाते हैं, कहीं पे सुखाड़ हो जाते हैं, फ्लड के कारण यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आ पाते हैं। इन्वेस्टर न आने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज में आज भी बहुत कमी है। इसलिए बिहार पिछड़ा इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज ही नहीं है। इंडस्ट्री जब नहीं होता है तो रोजगार क्रिएशन नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रीज होगा तो रोजगार क्रिएशन होगा, रोजगार क्रिएशन होगा तो रोजगार भी मिलेगा। तो आपदाओं से भरा पड़ा ये प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो दूसरा पॉलिटिकल अप्रोच, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर भी सही नहीं था। अभी इसमें हमारे जो बिहार गवर्नमेंट है बहुत सारा ख्याल इसका रख रही है, बहुत सारा इन्वेस्ट कर रही है इंडस्ट्रीज के रूप में, ताकि बिहार भी एक डेवलप स्टेट के रूप में आए, पिछड़ा स्टेट से दूर भागे। तो बिहार में हम उद्योग को देखेंगे कहाँ क्या क्या हुआ है। तो अगर हम बाद में बिहार में उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग बिहार का, बिहार का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। चूंकि बिहार में सबसे बड़ा कृषि आधारित चीनी उद्योग है। ओजन कम करने वाला उद्योग, अगर इसको हम बोलते हैं ओजन कम, यानी रॉ मटेरियल से जो चीज उत्पादन करते हैं उसी को यहाँ पर ओजन कम करने वाला देश है। पहली चीनी मिल, यानी फर्स्ट फर्स्ट शुगर मिल मदौड़ा, मदौड़ा सारण डिस्ट्रिक्ट 1904 में, यानी सबसे पहला चीनी मिल की अगर हम बात करें तो मदौड़ा सारण 1904 में, 1904 में। क्या है? सबसे पहली चीनी मिल, ये गन्ने की खेत में ही लग गया था, यानी वहां से गन्ने की खेत लेकर गन्ने की खेत से कटाई हुई और डायरेक्ट चीनी मिल में पहुंच गया। तो सबसे पहला, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला चीनी मिल कहाँ पे है, तो मदौड़ा जो सारण जिला में। कहाँ? सारण जिला में एक जगह है मडौरा,
जहाँ पर 1904 में पहली चीनी मिल मिला था। दूसरी बात करें, बिहार में टोटल 28 चीनी मिल है। कितने? 28 चीनी मिल हैं, जो 19 बंद हो चुके हैं, इसमें 19 बंद हो चुके हैं। 11 चीनी मिल जो कार्यरत है, ऑलरेडी कार्यरत है, जिसमें 9 चीनी निजी क्षेत्र में और 2 सार्वजनिक क्षेत्र में। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कितने चीनी मिल जो निजी क्षेत्र का और कितने सार्वजनिक क्षेत्र का है, तो 2 सार्वजनिक क्षेत्र का और 9 निजी क्षेत्र का है। बिहार देश की 5% चीनी उत्पादन करता है, यानी देखा जाए तो बिहार कितने परसेंट उत्पादन करता है? बिहार प्रोड्यूस 5% ऑफ द कंट्री शुगर। इसमें देखा जाए तो रैंक्स 5th इन इंडिया, यानी 5वां स्थान है भारत में। प्रोड्यूसर 10.7 मिलियन टन इन ए 5 ईयर प्लान 2020-21। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न बिहार, यानी अधिकांश चीनी मिलें पश्चिमी बिहार में स्थित है। यानी अगर हम इसको जोड़े तो पश्चिम बिहार में क्यों स्थित है? क्योंकि अधिकांश अगर गन्ने की खेती कहाँ होती है तो पश्चिमी और पूर्वी बिहार में होती है, इसलिए पश्चिमी बिहार में अधिकांश चीनी मिलें आपको मिलेगी, यानी देखने को मिलेगी। बिहार में शुगर इंडस्ट्रीज लोकेशन इन बिहार, या बिहार में चीनी उद्योग स्थित है। कहाँ कहाँ है? तो बाघा, बाघा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम बाघा, नरकटियागंज, सासामुसा, सिधवलिया, हसनपुर, सुगौली, सुगौली, हरिनगर। सुगौली की अगर बात करें, जहाँ से मैं हूँ, मैं खुद सुगौली से यानी मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। हरिनगर, मझवरिया, गोपालगंज, दीघा और लोहरिया की बात करते हैं। उसके बाद हम बोले गन्ने के उत्पादन और उत्पादक में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, यानी एक गन्ना विकास योजना शुरू की गई। किसके? हमारे सीएम के तहत, बाई बिहार गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना बाई बिहार गवर्नमेंट इन इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव ऑफ शुगर, यानी गन्ने की खेती को इम्प्रूव करने के लिए, चीन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, चीनी उद्योग को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे उद्योग इम्प्रूव होगा तो रोजगार क्रिएशन होगा। क्या होगा? रोजगार क्रिएशन होगा, तो बिहार के जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इंडस्ट्री क्षेत्र में हम ध्यान देते हैं। अब देखिए बिहार में चाय उद्योग, चाय की अगर बात करें तो अगर आप लोग जब भी आए चाय उद्योग की बात करें तो चाय सिर्फ कहाँ होगा? किशनगंज में, क्योंकि हम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय उद्योग की खेत होती है, तो किशनगंज बंगाल से सटा हुआ है। तो इसको देखें, कल्टिवेटेड इन मोर देन 50,000 एकर्स ऑफ लैंड, यानी 50,000 एकड़ से अधिक भूमि खेती की जाती है। ओनली टी प्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट, यानी कौन सा है? एकमात्र चाय का उत्पादक जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। कहाँ? किशनगंज है मात्र एक। किशनगंज को अगर आगे हम मैप में देखें तो किशनगंज को, अगर किशनगंज को मैप में देखें तो किशनगंज कहाँ होगा? तो आप लोग को वही झारखंड और बंगाल के पास आप लोग जा सकते हैं, उसी के आसपास में आप लोग किशनगंज मिलेगा, किशनगंज वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम देखें अगला, कॉरपोरेट मामलों मंत्रालय द्वारा जीविका दीदी का प्रथम किसान उत्पादक चाय कंपनी प्रमाण पत्र है। यानी देखा जाए तो एक जीविका दीदी, जीविका दीदी की अगर हम बात करें तो इनको प्रथम किसान उत्पादक चाय कंपनी प्रमाण पत्र मिला, यानी ये किशनगंज में सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादन की थी और इनको किसान उत्पादक चाय कंपनी द्वारा एक प्रमाण पत्र मिला जिसका नाम था जीविका दीदी। एक चाय कंपनी के मालिक बनेंगे, और ये क्या, एक चाय कंपनी के मालिक भी बनेंगे। तो आप लोग से क्वेश्चन आ जाएगा कि जीविका दीदी किससे संबंधित है? तो आप बोल सकते हैं चाय से संबंधित या चाय कंपनी के मालिकों से संबंधित है। उसके बाद अब सिल्क इंडस्ट्रीज की बात करें, किसका? सिल्क इंडस्ट्रीज की बात करें, रेशम उद्योग की। तो कल्टीवेशन ऑफ, यानी रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की खेती कहाँ होता है? बिहार में उत्पादित 3 प्रकार के रेशम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तसर सिल्क, जो बिहार के 7वें स्थान पर 5% पर योगदान है। उसके बाद अगर हम बात करें शहतूत रेशम, किसकी? शहतूत रेशम, एरी सिल्क, ये बिहार में उत्पादन होते हैं। कौन कौन से? तसर सिल्क, शहतूत रेशम और एरी सिल्क। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि बिहार में 3 प्रकार के रेशम होते हैं, कौन कौन से? तो उसका नाम है तसर सिल्क, जिसमें सबसे ज़्यादा तसर सिल्क होता है, 5% इसका योगदान होता है। बिहार में 7वें स्थान पर है। उसके बाद शहतूत रेशम, उसके बाद एरी सिल्क। बिहार में तसर रेशम उत्पादक क्षेत्र रोहतास, रोहतास, बांका, नवादा, मुंगेर और कैमूर और जमुई के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ? तो रोहतास, बांका, नवादा, मुंगेर, कैमूर और जमुई की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रेशम का। उसके बाद हम बात करें जूट का, तो जूट पश्चिम बंगाल के बाद बिहार दूसरा बड़ा सबसे उत्पादक है। कहाँ?
दूसरा बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक, यानी अगर देखा जाए तो पहला किसका है तो पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन सा है तो बिहार। 2018-19 में 2018-19 में बिहार ने 1690 गांठ का उत्पादन किया था। कितना? 1690 गांठ का उत्पादन किया था। तो अगर फैक्चुअल की बात बोले, डाटा की बात बोले, तो अगर डाटा 2018-19 की बात बोले तो 1690 गांठ का उत्पादन जूट में हो गया था। सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया। सबसे बड़ा जिला उत्पादक पूर्णिया मिलेगा। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक यानी पूर्णिया के बाद और कहाँ कहाँ से होता है तो कटिहार, सहरसा, दरभंगा। कटिहार, सहरसा, दरभंगा में सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिया के बाद। उसके बाद कह रहा है एसपीबी पुनर्सार जूट पार्क लिमिटेड द्वारा पीपीपी मोड के तहत मरंगा पूर्णिया में एक जूट पार्क स्थापित किया गया है। यानी अगर पीपीपी मॉडल की हम बात बोले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी गवर्नमेंट मिलकर और प्राइवेट कंपनी मिलकर एक पार्क, जूट पार्क लिमिटेड बनाई है, जो कहाँ पे है? पूर्णिया में। यानी वहीं पे बताया गया है। इस पार्क में जाइए, आपको जूट के बारे में बताया जाएगा और जूट से बनी ये पार्क मिलेगा। तो ये कहाँ पे? पूर्णिया में है। उसके बाद अब बात करें हम टेक्सटाइल की। किसकी बात करें? टेक्सटाइल की, यानी कपड़ा में। तो कपड़ा में देखा जाए तो हमारा देश पहले से भी उत्पादक करता रहा कपड़ा में। और अब बिहार की बात बोले तो दो विपणन संगठन यानी टू मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन, बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ। उसके बाद बिहार स्टेट ऊल सीप यूनियन यानी बिहार राज्य ऊन भेड़ संघ। उसके बाद अगर हम बोले बिहार स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना में 1974 में स्थापित है। ये कब कब से है? पटना में 1974 से स्थापित है, जो आज तक स्थापित है। बिहार सरकार कपड़ा उत्पादन केंद्रों के रूप में 4 पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल बुनकरों को ठिकाने को विकसित करेंगे। यानी जो पहले से बन के आ रहे हैं ट्रेडिशनल की बात करें, बिहार गवर्नमेंट टू डेवलप 4 ट्रेडिशनल वेयर बेसिस टू टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर। यानी जो लोग कपड़ा हाथों से बनाते हैं या परंपरागत बनते हुए आ रहा है, उनके लिए बिहार सरकार क्या करेगा? 4 जगहों पे ठिकाना बनाएगा जहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं। 4 जगह कौन कौन से हो सकते हैं तो इसको देख लेते हैं। शिगोरी गांव जो पटना में स्थित है, कहाँ पे? पटना में। नेपुरा जो नालंदा में स्थित है। कादिर जो नवादा में स्थित है। और तालेगांव जो भागलपुर में स्थित है। यानी चारों जगह पे बुनकरों के लिए एक ठिकाना बनेगा। यहाँ पे जाके वो उत्पादन बन सकते हैं। गवर्नमेंट सारा चीज इनको देगी, गवर्नमेंट की तरह ये प्रोवाइड होगा। अब हम बात करें चमड़ा उद्योग की, बात करें किसकी? चमड़ा उद्योग की बात करें। आगे अभी अगर आप लोग बोलेंगे तो इंडस्ट्रियल मंत्री, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन थे, जो बीजेपी गवर्नमेंट और ये जेडीयू और बीजेपी जब एक साथ थी तो उस वक्त शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के एक नेता है, कार्यकर्ता है, वो मिलकर बनता है। तो उन्होंने चमड़ा उद्योग में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। तो बिहार इस बार चमड़ा उद्योग में बहुत आगे निकल के आ रही है। वैसे देखा जाए तो आज़ादी के पहले से भी चमड़ा उद्योग बिहार में था, लेकिन काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। और इस बार जो शाहनवाज हुसैन बने तो इसको काफ़ी इनकरेज किए हैं। तो बिहार स्टेट लेदर ऑफ इंडस्ट्री, बिहार राज्य चमड़ा के उद्योग विकास निगम की स्थापना 1986 में हुई थी। कब? यानी 1986 में ही हुई थी। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिक संस्था, मुजफ्फरपुर में ये बने। मुजफ्फरपुर बिहार में चमड़ा प्रौद्योगिक कार्यक्रम चलाने वाला एकमात्र संस्था यानी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मुजफ्फरपुर ओनली इंस्टीट्यूट इन बिहार टू हैव द लेदर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। यानी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चमड़े के उत्पादन कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में एक चीज़ और उत्पादन होता है, कौन? लीची। फिर से लीची की उत्पादन, जो अभी मैं आपको बताया था कृषि में, तो वहाँ चमड़े के उत्पादन होता है। बिहार में खाल और चमड़ों का उद्योग अभी हाल ही में कहाँ कहाँ हुआ है बिहार में, तो देखा जाए तो जहाँ पे अब चमड़े का उद्योग भी बनना जा रहा है, कुछ जगह बन चुका है और बनने की कोशिश भी किया जा रहा है, वो जगह है पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया और आरा। अगर मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। अब हम बात करें टबैको, टबैको इंडस्ट्रीज की बात करें यानी तंबाकू की। तो भारत का छठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन? तो बिहार। सिक्स्थ लार्जेस्ट टबैको प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। इंडिया ओल्डेस्ट सिगरेट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन दिलावरपुर इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। आप लोग हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे, मुंगेर के बारे में। यहाँ पे बंदूक की फैक्ट्री भी होती थी, सिगरेट की फैक्ट्री भी होती थी। भारत की सबसे पुरानी सिगरेट की फैक्ट्री मुंगेर जिले के जो दिलावरपुर में स्थित है। 1910 में इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी द्वारा स्थापित हुआ था। यानी बिहार में प्रमुख बीड़ी उद्योग का हब कहाँ क्या है? यानी अगर देखा जाए तो बीड़ी उद्योग का हब कहाँ का है तो बिहार शरीफ, झाझा, गया, जमुई, आरा, पटना
बक्सर, यानी इस जगहों पे सबसे ज़्यादा बीड़ी उद्योग का हब है, बीड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कौन कौन से? बिहार शरीफ, झाझा, गया, जमुई, आरा, पटना और बक्सर। सीमेंट उद्योग की हम बात करें, किसकी? तो सीमेंट उद्योग की बात करें, यानी सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें। फर्स्ट स्टार्टेड इन डालमिया नगर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, यानी सबसे पहले रोहतास जिले के डालमिया नगर में शुरू हुआ था सीमेंट की। रोहतास हैज एबिलिटी ऑफ लाइम स्टोन रिच सोर्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, रोहतास में चूना पत्थर की उपलब्धता जो सीमेंट उद्योग के लिए समृद्ध है, यानी रोहतास में चूना पत्थर भी उगाए जाते हैं। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड रोहतास में एक सीमेंट कारखाना है, यानी मात्र एक कारखाना कहाँ पे है? रोहतास में जो सीमेंट का कारखाना है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, रोहतास में एक कारखाना। प्ला प्लाईवुड उद्योग की बात करें तो मोस्ट मिल इन ए नॉर्थ बिहार, यानी सबसे ज़्यादा मिल उत्तर बिहार में ही है। कहाँ पे? उत्तर बिहार में है। फॉरेस्ट, उत्तर बिहार में एक चीज़ और सबसे ज़्यादा क्या बात है? गन्ने की खेती, चीनी, शुगर की फैक्ट्री यानी शुगर मिल कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है, इसलिए पश्चिमी चंपारण में गन्ने की खेती भी सबसे ज़्यादा होती है। उसी तरह फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट चंपारण एंड तराई क्षेत्र में लकड़ी का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे प्लाईवुड की इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लकड़ी, यानी लकड़ी से ही प्लाई बनती है, तो लकड़ी का सबसे बड़ा क्षेत्र, क्योंकि जंगल है। पश्चिमी चंपारण में जाइए, वाल्मीकि नगर का नाम आप सुने होंगे, वाल्मीकि नगर एक जंगल है। तो जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है वो यानी बेतिया, जिसको हम लोग बेतिया के नाम से जानते हैं, और बगहा के बीच में वाल्मीकि नगर पड़ता है, बहुत बड़ा जंगल है। बीपीएससी में वाल्मीकि नगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी है, उसको हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। हाजीपुर प्रसिद्ध केंद्र है, यानी हाजीपुर जो फेमस सेंटर है। उसके बाद दुर्गा वुड इंडस्ट्रीज बिहार में अग्रणी प्लाईवुड निर्माता में से एक है। कौन सा? दुर्गा वुड इंडस्ट्रीज इन वन ऑफ द लीडिंग प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग इन बिहार, यानी दुर्गा वुड इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम बोले बिहार में उद्योग, ऑयल रिफाइनरी की बात करें, तेल शोधशाला की बात करें तो बरौनी, बरौनी के नाम आप लोग सुने होंगे। बरौनी ऑयल रिफाइनरी की बात बोले, बिहार की एकलौती ऑयल रिफाइनरी तेल है, एकलौती, मात्र एक ही है, दूसरा आज तक बना नहीं, इसलिए इंडस्ट्रीज एरिया में बिहार पीछे है। कब इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1964 में स्थापित हो गया था, विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, यानी पूर्व यूएसएसआर की मदद से हुआ था। बरौनी ऑयल रिफाइनरी असम में नुमालीगढ़ तेल क्षेत्र में तेल प्राप्त करती है। कहाँ? ये असम में, असम में नुमालीगढ़ है, वहाँ से तेल क्षेत्र से तेल प्राप्त करती है बरौनी ऑयल रिफाइनरी, यानी ये तेल अपना कहाँ से लेकर आती है? तो असम में नुमालीगढ़ से। उसके बाद इथनॉल, इथनॉल प्लांट कहाँ है? बिहार में। तो भारत में पेट्रोलियम ने पूर्णिया में 400 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की एक इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी पूर्णिया में क्या होता है? और जूट जूट पार्क भी बनाया गया है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, भारत पेट्रोलियम ने पूर्णिया में 400 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की एक इकाई स्थापित करी। कितने? 400 लीटर। ये डाटा याद रखेंगे, डाटा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूर्णिया में पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथनॉल इथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। कौन सा? ग्रीन फील्ड अनाज, यानी पूर्णिया बहुत चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला जूट पार्क भी बना है, पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है। कितने? करीब 500 करोड़ के निवेश की संभावना है। कितने? 500 करोड़ की निवेश की संभावना। जब इसमें 500 करोड़ निवेश होगा तो क्या होगा? रोजगार भी क्रिएशन होगा। क्या होगा? रोजगार क्रिएशन होगा। और इंडस्ट्री जब आती है तो रोजगार लेकर आती है, चाहे वो गवर्नमेंट रोजगार हो या प्राइवेट रोजगार हो। इंडस्ट्री से गवर्नमेंट रोजगार भी उत्पादन होती है, क्योंकि इस तरह गवर्नमेंट के पास क्या आते हैं? पैसे आते हैं, पैसे से ही रोजगार क्रिएट होता है। बिहार में उद्योग, यानी रेलवे के बारे में अगर हम बात करें, रेलवे प्लांट कहाँ है? तो रेलवे अगर प्लांट की हम बात करें तो मोकामा, मोकामा और मुजफ्फरपुर में स्थित भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है। कहाँ है? तो मोकामा में। उसके बाद अगर रेलवे के लिए रेल वैगन और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादन बनती है, कहाँ पे? यही दोनों मकामा और उसमें में। मधुपेरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। कहाँ? मधुपेरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पे है? तो मधुपेरा में। फ्रांस की एस्टॉम एसएस भारतीय रेलवे को संयुक्त उद्यम है। कहाँ? ज्वाइंट वेंचर ऑफ एल्स्टॉम और भारतीय रेल, फ्रांस एंड इंडियन रेलवे दोनों मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर चालू कर रहे हैं, जो कहाँ पे, कहाँ से है? फ्रांस से है। उसके बाद अब डेयरी उद्योग की बात करें, किसकी? अगर डेयरी उद्योग की बात करें, दूध के उत्पादन की हम बात करें, तो बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड
1983 में यह स्थापित हो गई थी। कब? 1983 में बिहार में ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा स्थापित होती। कम्फेड द्वारा सुधा ब्रांड के नाम के तहत विपणन किया जाता है। बिहार में जाएंगे आप, स्टेशन पर जाइए या किसी दुकानों में जाइए तो सुधा का दूध, सुधा की लस्सी, सुधा की सारा चीज़ मिलेगा। वैसे अब अमूल भी चला गया है, लेकिन वो जो ब्रांड के नाम से है तो सुधा के नाम से है। प्रधान एक परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी है जो दूध के उत्पादन के लिए काम कर रही है। कौन से एक एजेंसी है? प्रधान एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है। किसके लिए? यानी प्रधान इज ए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बिहार में उद्योग की बात करें तो बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जिसके तहत हम क्या उद्योग की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले और मोतीपुर प्रखंड में पहला मेगा फूड पर स्थापित करेगा। इसी के तहत क्या पहला मेगा फूड पार्क स्थापित होगा। कहाँ का? तो मुजफ्फरपुर और मोतीपुर, यानी मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट में ही मोतीपुर पड़ती है। यानी आप पटना से अगर मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे तो मोतीपुर मिलेगा आपको, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। उसके बाद इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर डेवलपमेंट इन कहाँ कहाँ होगा? गया अंडर द अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी गया में अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किया जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। बिहार फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कम्प्लेक्स विल बी सेट अप इन ए पटना विथ द हेल्प फ्रॉम द आईआईटी पटना। आईआईटी पटना की मदद से पटना में बिहार का पहला एकीकृत स्टार्टअप कम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। ये आईआईटी कहाँ? बिहटा में, पटना के पास एक बिहटा है, उसी के तहत आईआईटी के मदद से पहला एकीकृत स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। बिहार में नौ स्थापित स्टार्टअप को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप इन बिहार। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। किसकी? ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यानी यातायात की बात करते हैं। रोडवेज जरूरी है। मेन मोड ट्रांसपोर्ट इन बिहार, बिहार में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? कुल माल की अगर हम बात करें तो कुल माल और यात्रियों की 80% वहन करता है। शेरशाह सूरी ने पेशावर से सोनर गांव तक एक धातु की सड़क बनाई थी। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि धातु की सड़क कहाँ कहाँ से चली थी, कहाँ कहाँ से बनाई थी, कौन बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने पेशावर से सोनार गांव तक एक धातु की सड़क बनाई थी। शेरशाह सूरी जो बिहार के ही थे, हुमायूं को हराकर वो दिल्ली पे राज किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद और गया जिलों से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो ये रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कुल सड़कों की लंबाई 3.31% और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 71%। बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की कुल लंबाई 111 किलोमीटर है, जो भारत में सबसे कम है। यानी सड़कों की लंबाई भारत में सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? बिहार में। एक 4 लेन का नया राजमार्ग NH 139W बेतिया को पटना से जोड़ेगा। कहाँ से? बेतिया को पटना, यानी पश्चिमी चंपारण से पटना को जोड़ेगा। यानी पश्चिमी चंपारण ही नहीं, यहाँ पे एक और आप लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बेतिया से हम पटना की तरफ जाते हैं तो मोतिहारी होते हुए जाएंगे, तो सिर्फ बेतिया और मोतिहारी को पटना से जोड़ेगा। किससे? बेतिया और मोतिहारी को पटना, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण को भी जोड़ देगा। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए चलो ऐप लॉन्च किया। कौन से? बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लॉन्च चलो ऐप। इसके तहत आप ऑनलाइन बस की बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग, बस पासेज और अदर इन्फॉर्मेशन, यानी बस के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो चलो ऐप पे जाएं और वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बिहार थर्ड स्टेट, यानी सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने वाला बिहार भारत का तीसरा राज्य है। बिहार थर्ड स्टेट है। तो पहला कौन सा है? तो पहला केरल और दूसरा दिल्ली है, सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने, यानी जो इलेक्ट्रिक, यानी पब्लिक के लिए जो बसें चालू करें इलेक्ट्रिक से चलेंगे। तो पहला जो था वो केरल था, सबसे पहले कहाँ? केरल में लागू हुआ था, दूसरा दिल्ली में और तीसरा बिहार होने जा रहा है। रेल परिवहन की बात करें तो बिहार में 3720 किलोमीटर रेल मार्ग है। 2019 में 9वें स्थान पे थे। कहाँ पे? 9वें स्थान। बिहार में 4 रेलवे जोन, बिहार इज कवर्ड बाय द 4 रेलवे जोन, यानी 4 रेलवे जोन से कवर होता है। उत्तर पूर्व रेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, हेडक्वार्टर इसका गोरखपुर में है।
उसका ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। उसके बाद कह रहा है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रेलवे हेडक्वार्टर इसका गुवाहाटी यानी मालीगांव गुवाहाटी। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर इसका हाजीपुर में है। कहाँ? हाजीपुर में। यानी बिहार में 4 रेलवे जोन से तो कवर किया जाए, लेकिन मात्र एक ही हेडक्वार्टर है जो बिहार में पड़ता है, हाजीपुर, जिसको हम लोग क्या वैशाली डिस्ट्रिक्ट से भी नाम से जानते हैं, हाजीपुर। हाजीपुर के बारे में अगर देखें तो पूर्व पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, हेडक्वार्टर द ईस्ट सेंट्रल रेलवे। 1996 में इसका इस्टेब्लिश हो गया था। कब हुआ था इसका? 1996 में इसकी स्थापना हो गई। 2002 से कार्यरत है। अल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वैशाली जिले का मुख्यालय भी है। हाजीपुर क्या है? तो हाजीपुर जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय है। जैसे अगर हम बात करें दो डिस्ट्रिक्ट की, और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की, तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? हम मोतिहारी। और पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय क्या है? बेतिया। इसलिए उसको हम लोग पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के नाम से जानते हैं। ईसीआर विश्व मानकों के अनुसार 5 रेलवे स्टेशनों का विकास करेगा। यानी ईसीआर विल डेवलप 5 रेलवे स्टेशन एज पर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। कौन कौन से मानक हो सकते हैं? वो स्टैंडर्ड हो सकते हैं तो सीतामढ़ी, बरौनी, दरभंगा, धनबाद और डीडीयू जंक्शन। कौन कौन से? सीतामढ़ी, बरौनी, दरभंगा, धनबाद और डीडीयू जंक्शन होंगे, जहां पे रेलवे स्टेशन को हम क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे ईसीआर के तहत। रामायण सर्किट क्या है? रामायण सर्किट बिहार से दरभंगा, बक्सर और सीतामढ़ी 3 स्थान है। संघ सरकार द्वारा शामिल किया गया एक विशेष ट्रेन बिहार के 3 स्थान भारत के अन्य स्थानों से जुड़ेगी, जो भगवान राम से संबंधित है, यानी रामायण में वर्णित है। इन तीनों जगह के रामायण में अगर हम वर्णित है। ईसीआर फेसबुक और ट्विटर पर ट्रेन की जानकारी देगी। ईसीआर कहाँ देगी? तो ईसीआर के तहत हम फेसबुक और ट्विटर पर ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं, यानी कोई भी ट्रेन की जानकारी हम ईसीआर, फेसबुक और ट्विटर पर ले सकते हैं। उसके बाद वाराणसी और हावड़ा के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तो बक्सर, पटना और बोध गया 3 स्टेशनों पर रुकेगी। यानी एक बनारस से हावड़ा के बीच एक बुलेट ट्रेन जो हाई स्पीड वाली है वो चलेगी, लेकिन वो रुकेगी कहाँ का? बिहार में। तो बक्सर, पटना और बोध गया 3 स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेनों के समय पर चलने में ईसीआर का समस्तीपुर मंडल अव्वल रहेगा, यानी इसके देख रेख में कौन रहेगा? समस्तीपुर मंडल। यातायात की बात करते हैं। यातायात की बात हो रही है तो विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा, भारतीय रेल के साथ फ्रांस और एल्स्टॉम एसएमएस संयुक्त उद्यम की बात करते हैं। 11 वर्ष की अवधि में 800 उच्च शक्ति लोकोमोटिव का उत्पादन करेगा। कितने? 11 वर्ष की अवधि में, यानी पूरे 11 वर्ष के अंतराल में 800 उच्च शक्ति लोकोमोटिव उत्पादन करेगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 75 मील प्रति घंटे की गति से भारतीय पटरियों पर चलने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसकी स्पीड क्या होगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। 11 अक्टूबर 2017 को निर्माण शुरू हुआ। इसका निर्माण कब शुरू हुआ? विद्युत यानी द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा, इसका निर्माण कब शुरू हुआ? तो इसका निर्माण 11 अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ। 10 अप्रैल 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को पहला हाई स्पीड समर्पित किया गया था। यानी बुलेट ट्रेन को जो हाई स्पीड जो पहला समर्पित हुआ था कब? 10 अप्रैल 2018 को। अब पटना में मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट जल्दी चालू होने वाला है। पटना में रेलवे काम पूरा चालू हो चुका है, कार्यरत है। थोड़े दिनों के बाद ये चालू हो जाएगा। अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 25 सितंबर 2018, 25 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री द्वारा अनुमानित हो गया। सर्विस विल बी स्टार्टेड बाई अप्रैल 2024, यानी 2024 से शुरू हो जाएगी। उसके बाद रोपवे यानी एक यातायात है जो रस्सी में आप गया की तरफ जाएंगे, बोध गया की तरफ यानी राजगीर वगैरह की तरफ जाएं तो एक रोपवे होता है जो रस्सी से इस पहाड़ से उस पहाड़ों की तरफ ले जाएगा, इसे हम बोलते हैं रोपवे। ये रोपवे बांका जिला के मंदार पर्वत पर बने रोपवे का उद्घाटन जुलाई में हुआ था। यानी बांका जी राजगीर में रोपवे सेवा चालू है। वही मैं बात बोला, जब आप बोध गया जाएंगे राजगीर शहरों में तो रोपवे सेवा चालू हो जाएगा। पहाड़ी एरिया में जाने के लिए सबसे अच्छा यातायात है। अब बात एयरवेज की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में गया हवाई अड्डा और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित है। पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। भारत का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यानी अगर सबसे 9वां सबसे नाइन्थ
बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। वायु मार्ग दिल्ली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, पुणे, अमृतसर, रांची के माध्यम से पटना से सीधे जुड़े हुए शहर है। यानी हम डायरेक्ट कहाँ कहाँ से जा सकते हैं? दिल्ली से जा सकते हैं, अगर पटना में जाना हो तो दिल्ली से जा सकते हैं, भुवनेश्वर से जा सकते हैं, चंडीगढ़ से जा सकते हैं, चेन्नई से, गुवाहाटी से, जयपुर से, कोलकाता से, पुणे से, अमृतसर से, रांची के माध्यम से पटना से हम सीधे जुड़ सकते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट जो हाल ही में शुरू हुआ है, मिथिला क्षेत्र की सेवा करेगा। केंद्र सरकार के उड़े देशों के आम नागरिक उड़ान योजना के तहत विकसित किया गया था। घरेलू हवाई अड्डे और वायुसेना के स्टेशन पर दरभंगा में सिविल एनक्लेव स्वामित्व भारतीय वायुसेना के पास है। 8 नवंबर 2020 को वाणिज्य उड़ान शुरू हुई थी। दरभंगा एविएशन दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा शुरू की गई एक निजी भारतीय एयरलाइन है। यानी पटना के बाद दरभंगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी। बिहार में ऊर्जा संसाधन कहाँ कहाँ पे है, से क्या है? तो थर्मल पावर की अगर हम बात करें तो बिहार में स्थापित कुल क्षमता 86.4% कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। कितने? बिहार में स्थापित कुल क्षमता का 86.4% कोयला आधारित, यानी किससे? कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट है। 2020-21 में बिहार प्रति व्यक्ति बिजली खपत 327.7 किलो और वाट आवर्स है, जो भारत के 1030.25 किलो वाट से बहुत कम है। यानी बिजली की खपत भी बिहार में बहुत कम होती है। यानी हम लोग बिजली को बचाते हैं, हम बिहारिया सब बिहारी बिजली को बचा कर रखते हैं। और वो जैसे नहीं, दिल्ली वाले जैसे नहीं, राज्य में उपलब्धता अलीगढ़ वाले जैसे नहीं। राज्य में उपलब्धता बिजली उत्पादन क्षमता 2019-20 में 6073 मेगावाट की थी, जो भारत में 2020 और 21 में 5.7% की वृद्धि के साथ बढ़कर 6.6422 मेगावाट हो गई है। बिहार का पहला ऊर्जा पार्क करबीघा थर्मल पावर प्लांट है। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कितना बिजली कम उत्पादन करते हैं, जस्ट मजाक वाली थी, जोक वाली बात थी। लेकिन ये आपसे पूछ लेगा कि बिहार का पहला ऊर्जा पार्क तो करबीघी थर्मल पावर प्लांट है। ये जस्ट आप जाइएगा पटना और बिहार शरीफ के पास में करबीघा पड़ेगा थर्मल पावर प्लांट। बिहार में ऊर्जा संसाधन बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS पटना जिले में स्थित है। कहाँ है? पटना जिले में स्थित है। एक मेगा पावर प्रोजेक्ट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के स्वामित्व में, यानी NTPC के द्वारा ये पावर प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जो मेगा पावर प्रोजेक्ट है, पटना जिले में स्थित है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट, बरौनी एक चीज़ और चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो अभी हम बताए थे, किसके लिए? रिफाइनरी ऑयल के लिए। किसके लिए? रिफाइनरी ऑयल के लिए। मात्र एक रिफाइनरी ऑयल है, और अपना वो तेल कहाँ से मंगाती है? तो असम से। राज्य सरकार के अधीन एकमात्र बिजली ओनली पावर प्लांट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी बरौनी थर्मल पावर प्लांट है, जो मात्र एक राज्य सरकार के अंदर आती है। बरौनी तेल रिफाइनरी पर भी आधारित है, और इसका स्टेबल का 1970 में USSR की मदद से स्थापित किया गया था। इस्टेब्लिश इन 1970 विथ फॉर्मर USSR हेल्प। बिहार में ऊर्जा संसाधन कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कांटी तो मुजफ्फरपुर के जस्ट पास में है, यानी मुजफ्फरपुर में स्थित है। मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार का तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बिहार का तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है कौन? कांटी थर्मल पावर प्लांट। कुल बिजली का उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। और ये कितना उत्पादन क्षमता इसका है? तो 390 मेगावाट है। 65:35 के अनुपात में एक्टिव भागीदारी स्थित है। यानी ये कितने एक्टिव है? टोटल एक्टिव है। NTPC और BSPGCL के संयुक्त उद्यम है, यानी क्या? ज्वाइंट वेंचर NTPC एंड BSPTCL विद द इक्विटी पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 65:35। पूर्व रक्षा मंत्री समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर रखा गया। यानी पूर्व रक्षा मंत्री जो एक सोशलिस्ट लीडर थे, उनके नाम पर इसका नाम कांटी थर्मल पावर प्लांट को रखा गया था। उसके बाद कह रहा नबीनगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद जिले में स्थित है। हाल ही में इसकी दूसरी इकाई 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है, यानी इसकी दूसरी इकाई भी शुरू हो गई। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन कहलगांव। कहलगांव का है तो भागलपुर में है। पावर कैपेसिटी किसका है? तो
कितना है इसका, तो 2 पावर प्लांट्स ऑफ 840 एंड 1500 मेगावाट है इसका पावर प्लांट। ऑपरेटेड बाई द, किसके द्वारा ऑपरेटेड होता है, यानी किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा का संचालित किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो विशाल जल संसाधन की उपस्थिति के कारण जल विद्युत शक्ति की विशाल क्षमता, वास्ट पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनॉर्मस वाटर रिसोर्स। 13 मिलियन ऑपरेशनल हाइडल प्रोजेक्ट इन बिहार, यानी बिहार में 13 माइनर ऑपरेशन हाइडल प्रोजेक्ट इन बिहार, बिहार में 13 लघु परिचालित जल विद्युत परियोजना शुरू किया गया। टोटल इंस्टॉलेड कैपेसिटी जो है इसका, कुल स्थापित क्षमता जो इसका है 54.3 मेगावाट है। शेयर इन ए टोटल इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कुल बिजली की आपूर्ति में हिस्सा इसका देखा जाए तो 9.7% है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज इंट्रोड्यूस्ड द बिहार स्टेट हाइड्रो पावर पॉलिसी फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इन द स्टेट, यानी बिहार सरकार ने राज्य में जल विद्युत के तीव्र विकास के लिए बिहार राज्य जल की विद्युत नीति, यानी इसके विकास के लिए एक पॉलिसी लेकर आई है बिहार सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज इंट्रोड्यूस्ड द बिहार स्टेट हाइड्रो पावर पॉलिसी। क्या नाम है इसका, तो हाइड्रो पावर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, हाइड्रो पावर पॉलिसी। कोसी हाइड्रो पावर स्टेशन, कोसी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ कोसी इन सुपौल, जहाँ पे कभी भी बाढ़ आ सकता है। 1970 में कमीशन किया गया, कमीशन इन 1970 हैंडेड ओवर द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑन 6 नवंबर 2003, यानी देखा जाए 2003 16 नवंबर 2003 को बिहार राज्य जल विद्युत निगम को सौंप दिया गया। कब इसको, 2003 में किसको सौंप दिया गया, तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम को इसको सौंप दिया गया। बिहार में ऊर्जा संसाधन, यानी मथौली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, इन पश्चिमी चंपारण में है। क्षमता इसका कितना है, तो 800 किलोवाट की इसकी क्षमता है। पूर्वी गंडक नहर और त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, गंडक नदी पर स्थित है। यानी यहाँ से क्वेश्चन याद है कि पश्चिमी चंपारण किस नदी पर स्थित है, तो गंडक नदी पर स्थित है। कोसी नदी पर स्थित अगनूर और सेबारी जल विद्युत परियोजना अरुणा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थित है। नेपाल में स्थित सीतामढ़ी जिले के रास्ते में भारत में प्रवेश करेगा, यानी नेपाल में है स्थित है। और किस जगह, सीतामढ़ी के, नेपाल से सटे हुए बोर्ड सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी जिले के रास्ते में भारत प्रवेश करेगा। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया जा रहा है। क्या, कटया हाइडल पावर प्लांट और कोसी नदी पर सुपौल में स्थित है। डगमारा हाइडल पावर प्लांट क्या है, सुपौल जिले के डगमारा में 130 मेगावाट का ये पावर प्लांट है। पूरा होने पर ये बिहार के सबसे बड़ा पनबिजली संयंत्र होगा। कौन सा होगा, पनबिजली, यानी पानी से बिजली उत्पादन करने वाला होगा। तो ये हमारा जो था आज की क्लास था बिहार इकोनॉमी के, रीजनल इकोनॉमी के बारे में होगा, जो आप लोग देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। थैंक यू सो मच।